कश्मीर फाइल फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है और इस फिल्म को काफ़ी प्यार मिल रहा है। आपको बता दें, उस दौर में नेहरू ने कश्मीरी पंडितों से कहा था, या तो आप अब्दुल्ला के साथ रहें या फिर जहन्नुम में जाएं। राजीव ने कहा था, फारूक मेरे दोस्त हैं, क्या करें। जबकि शेख अब्दुल्ला ने बयान दिया था, कश्मीरी पंडित हमारे स्वाभाविक रूप से दुश्मन हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आज़ादी के बाद से शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की 3 पीढ़ियों ने कश्मीर पर राज किया है। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को उनकी ज़रूरत थी तो फारूक अब्दुल्ला उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। जब देश के पहले प्रधानमंत्री कश्मीर गए तो उनका स्वागत शेख अब्दुल्ला ने किया था। शेख अब्दुल्ला 1948 से 1955 तक जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह को सदर रियासत की जिम्मेवारी सौंपी गई। कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उन दिनों लोगों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर तनाव भी चरम पर था। नेहरू को यकीन था शेख अब्दुल्ला भारत के साथ है, लेकिन उनकी यह सोच जल्द ही गलत साबित हुई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की आज़ादी का नारा दिया, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया 11 सालों के लिए। 1964 में उन पर से सारे मुकदमे वापस ले लिए गए और यकायक उन्हें भारत पाकिस्तान दोस्ती का काम सौंप दिया गया। अब जरा सोचिए, जो जेल में जाने से पहले पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था, उसे ही भारत पाकिस्तान दोस्ती का काम सौंपा गया। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। इसके तुरंत बाद शेख अब्दुल्ला ने पीओके में रैली की और रैली में कुछ ऐसा कहा जो भारत विरोधी माना गया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध छेड़ दिया। कश्मीर पर कब्जा करना ही पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य था। उन दिनों भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को नज़रबंद करने का ऑर्डर दिया। 1964 से 1968 तक शेख अब्दुल्ला को नज़रबंद रखा गया। 1971 में 18 महीने के लिए उन्हें कश्मीर से बाहर भेज दिया। इस दौरान ही कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। कश्मीर की सियासत और तस्वीर दोनों बदल दी गई थी। कश्मीर में प्रधानमंत्री के पद को बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया और यह सब शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते से हुआ, जिसे शेख अब्दुल्ला इंदिरा एटॉमी भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की गद्दी दोबारा मिलती है। वह जब तक जिंदा रहे कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शेख अब्दुल्ला को यह बात जरूर खलती थी कि कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी क्यों दी जाती है। इसका जिक्र खुद फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में किया है। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हुई और सीएम की कुर्सी मिली फारूक अब्दुल्ला को। बस यहीं से कश्मीर का माहौल बदलने लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों ने कश्मीरी पंडितों में जहर घोलने का काम किया। 1983 में रीसेटलमेंट बिल पेश किया गया, जिसके तहत 1954 से पहले जो लोग छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वो वापस आ सकते हैं। वैसे भी कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। बस यहीं से धर्म की राजनीति शुरू हो गई। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला विधानसभा भंग कर कश्मीर में दोबारा चुनाव की सिफारिश कर देते हैं। 1983 में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में बड़ी जीत हासिल होती है। फारूक अब्दुल्ला को समर्थन मिलता है मीर वाइज मौलवी फारूक का, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। इन्हीं के शासनकाल में आतंकवादियों और अलगाववादियों को राजनीतिक ताकत मिलती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कश्मीर में एक रात में सब कुछ हुआ। कश्मीर में माहौल को एक सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा गया। धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के प्रति नफरत इतनी बढ़ती गई कि 3 फरवरी 1984 को ब्रिटेन में भारत के राजदूत रविंद्र महात्रे को किडनैप कर लिया गया और मांग रखी गई JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट की रिहाई की। मांग पूरा होता न देख JKLF के आतंकवादियों ने
रविंद्र म्हात्रे की हत्या कर और उसके बाद जेकेएलएफ के संस्थापक और मशहूर आतंकवादी मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 में फांसी दे दी गई, जिसके चलते कश्मीर में दंगे भड़क उठे और कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया गया। दरअसल उस वक्त तक बात चल रही थी फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुलाम शाह मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाने की। जगमोहन इंदिरा गांधी के करीबी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा। जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुलाम शाह मोहम्मद की सरकार का गठन किया। ये वही गुलाम शाह मोहम्मद थे जिसे कश्मीरी पंडितों से हुई हिंसा का दोषी मानते थे। दरअसल जम्मू न्यू सिविल सचिवालय में जो मुसलमान कर्मचारी थे वे नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे। वे दफ्तर में काम के टाइम के बीच नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे और वे चाहते थे वहाँ स्थित पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाए। जब गुलाम शाह मोहम्मद ने यह बात सुनी तो उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का ऑर्डर दे दिया, जिससे वहाँ तनाव फैल गया और दक्षिण कश्मीर में जिन्होंने इसका विरोध किया उन कश्मीरी पंडितों के घरों को जला दिया गया। यानी 1982 से लेकर 1989 तक कश्मीर में हालात काफ़ी बिगाड़ दिए गए और जब हालात बिगड़े तो जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या करनी शुरू कर दी। पंडित टीकालाल की हत्या कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी। तत्कालीन राज्यपाल ने कश्मीर में हो रही गतिविधियों की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी। इसका जिक्र जगमोहन ने अपनी किताब द फॉर्जन टर्बुलेंस में किया है। पूरी की पूरी चिट्ठी ही उस किताब में डाल दी है। उस चिट्ठी में कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए जगमोहन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कश्मीर को अपने हालात पर छोड़ दिया है। अगर प्रधानमंत्री इस पर आज कोई कदम नहीं उठाएंगे तो देर हो जाएगी। और ऐसा ही प्रधानमंत्री किस तरह कश्मीर समस्या को इग्नोर कर रहे थे, इसका जिक्र जगमोहन ने अपनी किताब में किया है। यहाँ यह बताना जरूरी 1989 में जगमोहन का राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया था और वह दिल्ली वापस लौट आए थे। उनकी जगह के.वी. कृष्ण राव उनका कार्य देख रहे थे और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। सितंबर से लेकर जनवरी तक कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। एक महीना पहले ही केंद्र में वीपी सिंह की सरकार का गठन हुआ था। वीपी सिंह ने जगमोहन को राज्यपाल बनाकर दोबारा जाने को कहा। अब जरा सोचिए, राज्यपाल अभी कश्मीर में पहुंचे नहीं हैं, मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब कमाल देखिए, देश की मीडिया ने उनसे एक सवाल भी नहीं पूछा कि क्या आपको पहले पता था, आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्या आपको पहले पता था कि कश्मीर में क्या होने वाला है? इस बारे में आपकी राय क्या है?